हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर की। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कहां अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है, इन संपूर्ण जानकारी को मैं आपको इस लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। और विद्यार्थियों यदि कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको सब कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आते हैं तो इस लेक्चर को आगे और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब हम बिना किसी समय वेस्ट किए हुए बच्चों सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। देखो यार बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पहले तो आप ये समझ जाएं कि तीन अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे इसके अंदर एक शब्द छुपा हुआ है बच्चों, ट्राई बोल सकते हो आप इसको। एक वर्ड छुपा हुआ है इसके अंदर, गोनो वर्ड होता है। और एक होता है बच्चों मेजरमेंट या फिर मेजर बोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हिंदी में बोलते हैं यदि तीन भुजा की माप, ठीक है, ये ट्राई मतलब होता है तीन, गौन मतलब होता है भुजा और इसको होता है मापना। यदि तीन भुजा का जहां भी मेजरमेंट किया जाता है तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे अच्छी खूबसूरती यह है बच्चों कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगी, एक समकोण त्रिभुज के अंदर ही क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि उसका एक एंगल जो होगा ना विद्यार्थियों, वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यहां मैं ले लेता हूं ये ए एंगल है, इसको मैं बी एल लेट कर लेता हूं और इसको मैं सी नाम दे देता हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ 90 डिग्री एंगल कौन सा है, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का साइन है। क्लियर है यहां तक? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें यहां तक। यदि ये 90 डिग्री है तो बच्चों 90 डिग्री के सामने आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं लेक्चर्स को तो इसको हम बोलेंगे बच्चों कर्ण। क्लियर है यहां तक? आप कहेंगे हाँ सर। अब किसको हम लंब या परपेंडिकुलर लें, किसे हम बेस या आधार समझे, ये आप किसी भी को, बेटा ये जो साइड है ना ए बी, आप चाहें तो इसको परपेंडिकुलर या इसको आप बेस मान सकते हैं, इसको आप लंब या इसको आप आधार मान सकते हैं, या आप चाहे तो इसको लंब या इसको आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु सुनना, यदि एंगल यहां हाईलाइट कर दिया यहां हाईलाइट करके दे दिया जाता है, जैसे मुझे बोल दिया कि मुझे साइन ए की वैल्यू बताओ, या आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में साइन ए की वैल्यू बताओ, तो समझ जाना यहां ए एंगल हाईलाइट है। फिर से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया टेन सी का मान बताओ, तो समझ जाना सी जो है ना टेन टेन तो चलो ठीक है रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन जो सी है ना वो एक एंगल का काम कर रहा है। तो सारी गणित जो होगी ना, जितनी भी मैथमेटिक्स है बच्चों, सी के अकॉर्डिंग घूमेगी चारों तरफ। कैसे? देखो, जो एक्यूट एंगल होगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैं लिख देता हूं यहां, यदि मैं ए को हाईलाइट करके चल रहा हूं तो इसके सामने मेरे पास बच्चों यहां परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं परपेंडिकुलर आएगा, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चों लंब आएगा। वापस समझना, ऐसे बचा कुचा, चलो ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, तो बचा कुचा जो होगा बच्चों ये क्या होगा, तो ये होगा बेस और ये होगा आधार। आप ये मत सोचना कि सर आधार तो ये है ना, नहीं आधार ये नहीं है, बिल्कुल आधार ये है, लेकिन ये इसके लिए आधार नहीं है साइन ए के लिए। यदि मैं आपसे पूछूं साइन ए क्या होगा, तो समझ जाना उस समय एक्यूट एंगल ए को हाईलाइट करना है। यदि मैं पूछूं साइन सी क्या होगा, तो समझ जाना वो सी को हाईलाइट करके हमें बातों को फाइंड करना है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अब दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा, दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं। दूसरे में मैं आपको सी एंगल को हाईलाइट करके समझा रहा हूं। यहां मैंने वही बी पहले की तरह बच्चों, यहां बी को मैंने 90 डिग्री बनाया, यहां मैंने ए लिया और यहां मैंने सी लिया। अब ध्यान देना, अब की बार मैंने जो एक्यूट एंगल को हाईलाइट किया है वो है बच्चों यहां सी। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ cos सी का मान क्या होगा, तो समझ जाना cos सी का मान के लिए हम इस सी को पकड़ेंगे और इसको सब जगह घुमा देंगे। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ए के सामने वाली बात तो देखेंगे नहीं देखेंगे, आप कहेंगे नहीं सर आपने यदि सी को हाईलाइट कर दिया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सी के सामने क्या आएगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ये क्या है, पी, पी मतलब कोई पॉइंट नहीं है, पी मतलब यहाँ एक परपेंडिकुलर लंब है। बी के सामने क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा बच्चों हाइपोटेनियस होगा, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको कर्ण होगा। और बचा कुचा क्या होगा, तो बचा कुचा बच्चों बेस होगा, हिंदी में हम बोलेंगे इसको आधार होगा। तो आपने केस नंबर पहला देखा, केस नंबर आपने सेकंड देखा बच्चों। केस तीसरे की हम बात कर लेते हैं जिससे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। बच्चों तीसरा केस में वो क्या करेगा, आपसे एक डायग्राम बोल देगा, जैसे यहां बोल देगा ये P है, यहां बोल देगा ये Q है, और यहां बोल देगा R है। क्लियर है? और आपसे जान लेगा साइन P का मान बताओ।
तो साइन पी का मान बताएंगे तो पहले केस की तरह जो मैंने केस समझाया था ना, तो पी के लिए हम चारों तरफ बातों को घुमा देंगे कि भैया पी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, और बचा कुछ क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि भैया 90 डिग्री के सामने तो हर हाल में हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के सामने तो हर हाल में हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कर्ण होगा। अब यदि यहां ना तो एंगल यहां हाईलाइट है ना एंगल यहां हाईलाइट है, तो आप ऐसी कंडीशन में इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हो और इसको बेस भी ले सकते हो। आप ऐसी कंडीशन में इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हो और इसको बेस भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें इन तीनों केस आपको समझ में आए या नहीं आए, और यदि समझ में आ रहा है लेक्चर तो बच्चों आगे शेयर भी जरूर करना। मैंने क्या बोला, हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th लेवल की, मैं क्लास 11th और 12th की यहाँ बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ क्लास 10th को ही मद्देनजर रखूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि सर इसका एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी जो दो एंगल निकलेंगे उनका सम तीसरे एंगल के बराबर होगा, मतलब 90 के बराबर होगा। अब सुने मेरी बात, तो पहला केस में मैंने बताया यदि ए एंगल एक्यूट हो तो, दूसरे वाले डायग्राम में बताया मैंने सी एंगल एक्यूट हो तो, और तीसरे में बताया मैंने सर दोनों एंगल एक्यूट ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस आप ले सकते हो, या इस साइड को परपेंडिकुलर बेस ले सकते हो, लेकिन ध्यान देना 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस फिक्स है। ठीक है, एक डायग्राम छोटा सा और बना के देख लेते हैं। मान लो इस तरीके का एग्जाम में डायग्राम बना के दे दिया जाता है आपको। क्लियर है बच्चों, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे यहाँ और यहाँ एक्स जो ये प्रैक्टिस है हमारी, ये एक्स है, यहाँ एक्यूट एंगल है। अब मुझे इसको डिजाइन करना है। देखो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले इन चीजों को जरूर समझना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनियस होता है। तो ध्यान देना भैया, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, तो इसके सामने हमेशा हाइपो होगा, या फिर इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्लियर है। इस एक्यूट एंगल जो होगा इसके सामने हमेशा इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बोलेंगे, हिंदी में इसको बच्चों लंब नाम बोलेंगे। ऐसे बचा कुचा जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो आधार बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सर कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनियस होता है और कौन सा परपेंडिकुलर होता है। एक बार आप इतनी बातों को समझे बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि साइन थीटा का रेशो क्या होता है। अब जरूरी नहीं है थीटा, देखो होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी दे दिया और पूछ लेता साइन थीटा। ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर का काम है कि थीटा आपको हाईलाइट करके देगा, या तो वो यहां देगा या फिर वो यहां देगा। यदि वो थीटा कुछ बोले ही नहीं, वो बोले बेटा हमें तो आप एक काम करो साइन ए का मान बता दो, फिर आपको शायद वो यहां लिखकर नहीं देगा, वो आपका अपने मन से अंडरस्टूड होगा, अपने आप से आपको समझना होगा कि सर साइन ए पूछा है तो उसने ए को हाईलाइट करके दिया हुआ है। बातें समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। तो एक बार आप इतनी बातों को समझें और उसके बाद फिर हम बच्चों आगे की बात करेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना। अब हम बात करेंगे रेशो की। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं जिसको मैं स्टैंडर्ड डायग्राम मान के चलूंगा। ठीक है, मैंने केस आपको समझा दिए हैं। अब तो यहां मैं ले लेता हूं बच्चों ए, इसको मैं ले लेता हूं बच्चों बी और इसको मैं ले लेता हूं सी। क्लियर है? ठीक है सर। यदि मैं बच्चों इस ए एंगल को हाईलाइट करके चल रहा हूं, ध्यान देना, इस एंगल को मैं ए एंगल को एक्यूट एंगल हाईलाइट करके चल रहा हूं, तो इसके सामने थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। और इसके सामने क्या होगा, इसके सामने बच्चों होगा बेस या फिर आधार। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। हिंदी वाले भी ध्यान दें, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलेंगे बच्चों लंब, हाइपो को बोलेंगे अपन हिंदी में कर्ण, और बेस को बोलेंगे हिंदी में हम आधार। ठीक है, ये तीनों साइड मैंने मेंशन कर दी। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 6 रेशो रटे हुए होने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये याद होने चाहिए। मैं लिखवा भी देता हूं यहाँ, लेकिन थीटा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कोई डायग्राम मेरे सामने मेंशन नहीं रहता। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया है जिसके अंदर मैंने ए एंगल को हाईलाइट करके बोला है। तो अब मेरा दायित्व यह है कि मैं आपसे साइन ए की वैल्यू पूछ सकता हूं क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों मुझे साइन ए, मुझे कॉस ए, मुझे यहाँ टेन ए, आ रहा है समझ में? ऐसे ही यहां मैं पूछूं आपसे कॉट ए, मैं पूछूं बच्चों आपसे यहाँ सेक ए,
और मैं पूछ बैठूं आपसे कोसेक ए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देना बच्चों, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान देना, इनका रेशो होता है बच्चों अपने आप में, मैं यहां पर बता देता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इस ट्रिक को याद रखें, पी बी पी अपॉन में बच्चों एच एच बी। मैं यहां पर आपको केवल इस लेक्चर में बेटा काम काम की बात बता रहा हूं, हमें इन सारी बेसिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, उसके बाद हमें एग्जाम में कोई सा भी सवाल है उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हम ना यहाँ 11th पढ़ा रहे, ना हम कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, हम तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 के बच्चों को, ठीक है। वैसे उस हिसाब से याद होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले P अपॉन एच होगा, इसको बोल भी सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बहुत सारी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे याद होना चाहिए। ये भी बोल सकते हैं पापा बीड़ी पीनी है, हाँ हाँ बेटा पीनी है, कैसे भी याद कर लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये है साइन थीटा। यदि मैं पूछूं साइन थीटा का रेशो क्या होता है, ध्यान देना, यहां कंफ्यूज मत होना, सर वहां तो बात चल रही है साइन ए की और यहां आप बात कर रहे हो थीटा की। मैं यहां ये समझाना चाहता हूं कि जो रेशो मैं यूज कर रहा हूं ना वो साइन है। अब थीटा है, ए है, बी है, सी है या पी है या क्यू है, यार डजेंट मैटर बेटा, इसमें मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो मुझे साइन के आगे कोई ना कोई एंगल जोड़ना होगा ना, इसलिए मैं थीटा की बात करना चाह रहा हूं। तो ये है बच्चों साइन थीटा। यदि मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा के लिए आपको याद होना चाहिए कि सर ये परपेंडिकुलर है और एच यहां पर हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, इसलिए साइन ए की जब हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पी और एच का पता होना चाहिए। मैं पूछूं बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा कुछ और नहीं या बी अपॉन एच होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, कॉस कुछ और नहीं या बी अपॉन एच होता है। मैंने पहले भी समझा दिया, बी क्या होता है आधार, और एच यहाँ पर हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है तो आप याद रखें बच्चों, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल यहाँ पर लंब का काम कर रहा है, के यहाँ कर्ण का काम कर रहा है, ए यहाँ पर आधार का काम कर रहा है, इस हिसाब से आप याद रखें। टेन क्या होगा, तो टेन होगा बच्चों पी अपॉन बी, टेन होगा बच्चों पी अपॉन बी। अब मैं पूछूं कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट उल्टा याद करो बेटा, कॉट उल्टा याद करो बी अपॉन पी, आपको फिक्स याद होने ही चाहिए, ये होगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट भी समझ में आया कि जो कॉट थीटा होता है बेटा वो टेन का कहीं ना कहीं उल्टा होता है। जब मैं आइडेंटिटी आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां मैं आपको बताऊंगा ये चीजें कि सर कॉट थीटा क्या होता है। तो जो टेन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी हमें कुछ नहीं करना, हमें डिनोमिनेटर को ऊपर बना देना है और न्यूमरेटर को नीचे लिख देना है। मैं पूछूं सेक थीटा क्या होता है, आप देखें सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा के लिए उल्टा काम करना है बेटा, जो कॉस थीटा आपने माना था बी अपॉन एच, उसके लिए उल्टा काम करेंगे तो ये होगा हमारा एच अपॉन बी होगा। अब क्या देखा आपने, आपने देखा कि ऊपर से जो दूसरा है कॉस वाला, नीचे से दूसरा उसका उल्टा है। यदि यहाँ बी अपॉन एच हो रहा है तो यहाँ कुछ और नहीं हो रहा, यहाँ बेटा एच अपॉन बी हो रहा है, सिर्फ उल्टा हो रहा है। ऐसे हम बात करें बच्चों साइन थीटा यदि पी अपॉन एच है तो बेटा उल्टा देखेंगे तो ये होगा हमारा क्या, एच बाई पी होगा। तो यहाँ क्या देखा हमने, ऊपर से जो पहला है बच्चों, नीचे से जो फर्स्ट है बेटा, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब मैं इसकी साइड से लिख देता हूं, सारी भुजाएं की मेजरमेंट कर लेता हूं। देखो यार, यदि एक ही बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है, तो मैंने बता दिया बेटा परपेंडिकुलर बीसी बात कर रहा है यहाँ, तो बीसी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ, तो 90 डिग्री के सामने हाइपो है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है यहाँ एसी। ये आपकी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, जब सवाल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। बेसिक बेसिक बातें चल रही है, इनको समझने का प्रयास करें। मैं बोलूं बेटा कॉस क्या है यहाँ, तो कॉस आप बोलेंगे सर बी बाई एच है, तो बी मैंने पहले ही लिख दिया, ध्यान देना, बार बार समझा रहा हूं बेटा, ए को हाईलाइट करके चल रहा हूं। यदि सवाल एग्जाम में घुमा दिया, सी को हाईलाइट कर दिया, तो फिर ये परपेंडिकुलर बेस नहीं होंगे, फिर वो चीजें बदल जाएंगी। और वो कैसे बदलेंगे मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में बताई है, ठीक है। तो अभी मैं ए के लिए काम कर रहा हूं, तो ए के लिए बेस क्या होगा, ये तो सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया बेटा ए बी, बेस हो गया हमारा ए बी, बहुत सुंदर। हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस है बच्चों ए सी। मैं बोलूं बच्चों टेन क्या होगा, तो टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, देखो बीसी, और बेस कौन सा है बच्चों, ये है ए बी, बहुत सुंदर। कॉट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एच अपॉन बी, बेटा ये बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। प्रैक्टिस का काम है भैया। और एच अपॉन पी क्या होगा, तो यदि ये बीसी अपॉन एसी है तो उल्टा हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहां तक आपको कोई ऐतराज हो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो, जैसे हमने एक्यूट एंगल ए के लिए काम किया है बच्चों, मैं यहां सी के लिए भी काम करके देख लेता हूं एक बार, ठीक है।
यहां मैं सी के लिए भी काम करके देख लेता हूं, चलो कर ही लेते हैं अपन साथ साथ। बेटा यहां पर क्या था, यहां एंगल ए इज एक्यूट एंगल। आपके बुक वाला इतना समझदार है, इतना अच्छा इंसान है कि वो लिखकर भी देगा, हो सकता है आपको एग्जाम में लिखा मिल जाए कि एंगल ए यहां न्यून कोण का काम कर रहा है। ठीक है, चलो सी के लिए काम करते हैं। यदि मैं पूछूं बच्चों आपसे साइन सी की वैल्यू बताओ, आप ध्यान देना, साइन सी की वैल्यू कैसे बताओगे? तो बच्चों इसको हाईलाइट करोगे, करोगे या नहीं करोगे? आप एक काम करें, अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको कवर करेंगे, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल मटेरियल यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूं। तो एक बार आप इतना राइट डाउन करें, इतना देखें, समझें, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स की हेल्प लें। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे विद्यार्थी। चलो विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में और करा देता हूं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान देना बेटा, पी क्यू आर है, जैसे मैंने सवाल एबीसी लिया था ना, और मैंने ए को हाईलाइट दिया था, ऐसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं बेटा आर को। तो ध्यान देना, पी क्यू आर है, मुझे सबसे पहले तो डिजाइन करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा। हिंदी में बोलेंगे कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा, समझे? 90 डिग्री है बच्चों, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलेंगे ये क्या होगा बच्चों? कर्ण होगा, बिल्कुल सही है। फिर मैं बोलूं अब बताओ मुझे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो एक्यूट एंगल अब की बार ये वाला हाईलाइट है, तो इसके सामने हमेशा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने हमेशा क्या होगा बच्चों? लंब होगा। ठीक है सर, और बचा कुचा क्या होगा यार? तो बचा कुचा कुछ और नहीं, ये होगा बेस या फिर क्या होगा? आधार। अब हम वैल्यू जमाते हैं यार, चलो आओ। मेरा सवाल था साइन आर बताओ, तो बेटा फिक्स है कि पी अपॉन एच साइन थीटा होता है, फिक्स है, चाहे वो आर हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो ए हो या बी हो या सी, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो, साइन फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो मुझे इस डायग्राम में बताना है परपेंडिकुलर कहां पर आ रहा है और हाइपोटेनियस कहां आ रहा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? लंब की पी क्यू, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? पी आर। तो यदि मैं पूछूं आपसे साइन आर क्या है, तो साइन आर कुछ नहीं बेटा, पी क्यू अपॉन पी आर है, बस ये चीजें याद होनी चाहिए। चलो कॉस आर की बात करते हैं, तो बी क्या है? बेस क्यू आर, और एच क्या है? तो एच बच्चों पी आर है। ठीक है सर, ये क्या है? पी अपॉन बी, पी क्या है? परपेंडिकुलर पी क्यू, और बेस क्या है? बेस है बेटा क्यू आर। अब ध्यान देना, यदि आपको पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, त्रिकोणमिति रेशो पूछा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 वैल्यू के रेशो निकाल लेने हैं, बाकी जो 3 के रेशो है उनका उल्टा कर देना है। कैसे? जैसे tan आए तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, तो इसको उल्टा लिख दो, क्यू आर पी क्यू हो जाएगा। बार बार डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे से दूसरा, देखो नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा, उल्टा करोगे तो पी आर क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर और क्यू आर हो जाएगा। ठीक है सर, अब नीचे लो लास्ट है बेटा, ऊपर से लास्ट का उल्टा है, तो पी क्यू अपॉन पी आर क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो ये वर्कशीट थी जो मुझे सॉल्व करानी थी, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सवाल और समझाया आपको, डायग्राम कैसा भी बना आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है वो डायग्राम ऐसा बनाकर दे दे, लेकिन बेटा हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 90 डिग्री यहाँ पर है, कोई एक्यूट एंगल यहाँ हाईलाइट करके दे दे, तो हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस पहचान में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको भी आप राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे और अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है, किस तरीके से इनमें अप्लाई करनी होगी। ठीक है, एक बार आप इतना देखें, मैं केवल यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, फिर हम क्वेश्चन की वीडियोज अलग बना देंगे। इतना लिखें, फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों आगे और ध्यान देंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। बेटा पाइथागोरस जो थ्योरम है, मैं लिख देता हूं यहां, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं बेटा, हिंदी में भी इसका नाम है, जैसे अपना नाम होता है ना, उसकी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होती, ऐसे इसका बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथमेटिशियन नेम है पाइथागोरस। चलो आइए, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके लिए आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना बेटा, फिर से बना रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, या मैंने पी लिया, या मैंने क्यू लिया, या मैंने आर लिया। बेटा ये एच होता है इसके सामने, या मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं। मैंने पहले भी कहा था जब कोई हाईलाइट ना हो ना ये हाईलाइट हो, अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हो। और या मैंने पी बी एच ले लिया।
ठीक है, एच यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर आधार का काम कर रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होगा कि जो एच स्क्वायर होगा ना बेटा वो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम होती है। कैसे बनी, क्यों बनी, मैं बिल्कुल भी यहाँ बात नहीं करना चाह रहा। मेरा यहाँ मेन काम है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके दे दूं और आपको कुछ एग्जाम्पल उनके ऊपर समझा दूं, बस इतना काम है मेरा। ठीक है, बाकी हम जब लेक्चर जो मेरे चल रहे हैं, जैसे मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ तो वहां डिटेल में बताता हूँ बनी कैसे चीजें। एच स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ध्यान देना, यदि मुझे यहां से पी स्क्वायर निकालने की बोले तो पी स्क्वायर क्या होगा, तो पी स्क्वायर निकालने के लिए बी स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कुछ और नहीं बेटा, ये आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मेरे को बी स्क्वायर पूछा जाए कि बी स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो बी स्क्वायर को छुपा लूंगा, बाकी सबको इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम है तो बच्चों जब जब भी पाइथागोरस का नाम आता है तो एक नाम जरूर आता है जो है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, ट्रिपलेट को बोलते हैं हम त्रिक, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सर ये क्या बीमारी है, देखो यार बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं यहाँ से। ट्रिपलेट क्या होता है, देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ट्रिपलेट का मतलब ये है बच्चों, यदि मैं आपको कोई भी दो डायमेंशन दे दूं ना, तो आपको बिना फॉर्मूला अप्लाई करके तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक डायरेक्ट याद हो जाना, बस यही ट्रिपलेट है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने बोला ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब यदि बच्चों परपेंडिकुलर मान लेता हूं, इसको मैं बेस मान लेता हूं, तो ये साइड हाइपोटेनियस 5 ही होगी। करके देख लो, देखो फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 होगा, बी का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 16, तो 16 और 9 25 होगा, तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मान लो आपको एग्जाम में 3 और 4 लिखकर आ जाता है और कोई सवाल एमसीक्यू में होता है तो वहां समय बचाना होता है, तो वहां 3 4 देखकर आप डायरेक्ट उसको हाइपोटेनियस को 5 बोल सकते हो। यदि मान लो हाइपोटेनियस 5 बोल दे, पी या बी में से कोई एक साइड 3 बोल दे, तो आप बिना देखे उसको आप 4 लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है, बाकी तो आप इस फॉर्मूले से निकालें, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ याद होने चाहिए, बस वो लिखा देता हूं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। बेटा 5 12 13, 7 24 25, ये याद होने चाहिए भैया। 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। क्या होता है, समय लगता है। अब स्टूडेंट क्या करे, जैसे 11 और 61 दे दिया आपको, 11 61, तो 61 का स्क्वायर निकालो, 11 का स्क्वायर निकालो, फिर माइनस करो, पता लगेगा 60 का स्क्वायर। तो ये चीजें जो होती है टाइम वेस्ट करती हैं। सवाल एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, इनको याद रखें। ठीक है, और लिखा देता हूं बेटा मैं, 13 84 85, ठीक है, 20 21 29, ठीक है, ऐसे आप करके देख लें। 20 का एक और होता है बेटा 20 99 101, ये भी होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लो, 16 का भी लिखा देता हूं, 16 63 65, ये भी लिख सकते हो आप। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट क्या करते हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। डायरेक्ट आपको दो वैल्यूज दे दी जाए तो तीसरी वैल्यू आप ऑटोमेटिक यहां से निकाल सकते हो, याद कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। मैंने पहले बोला बेस परपेंडिकुलर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी। तो बच्चों ये ट्रिपलेट याद रखें, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है। सवाल कैसे पूछा जाएगा, अभी तक का मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 अब जाके कंप्लीट हुआ है। कुछ एक्यूट एंगल से बातें निकालेगा, कुछ पाइथागोरस थ्योरम से बात निकालेगा, और एक सवाल आपके आंखों के सामने पटक देगा। वो सवाल मैं एक छोटा सा करा भी देता हूं यहाँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार आप इतना देखो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, जो भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, उससे एक छोटा सा सवाल लिया है, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पी क्यू आर एक एनसीईआरटी का सवाल है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, सवाल 12 और 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है आप हमें tan p और cot r की वैल्यू निकाल दो। देखो यार, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और मैंने आपको समझाया था यदि आपको हाइपोटेनियस है, अब ये चाहे परपेंडिकुलर हो या चाहे बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाईलाइट कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम सवाल नहीं पढ़ते, हम कहते हैं यदि हमको इनको डिजाइन करनी हो
तीनों की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो हम इसको हाइपोटेन्यूस मान लेंगे, हम इसको बच्चों परपेंडिकुलर मान लेंगे। परपेंडिकुलर क्यों माना, लंब क्यों माना, क्योंकि इस तरीके से ये वर्टिकल है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। तो बेटा बेस कैसे निकालें, एक तरीका तो है आप पाइथागोरस अप्लाई करें, जैसे मैं कर देता हूं अप्लाई कि बेटा जो पी आर का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस से, ध्यान देना हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो पी आर का स्क्वायर कितना है, या 13 है, ठीक है सर। पी क्यू का कितना है, या 12 है। मुझे या निकालना है बेटा क्यू आर का स्क्वायर। तो ध्यान देना ये है 169, ये है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 144 को इधर भेजूंगा तो बेटा क्यू आर का स्क्वायर जो होगा ना ये होगा 25। जानते हैं ना आप, ये मत सोचना कि सर आपने इसको इधर भेजा तो आपने इसको इधर क्यों भेज दिया। बेटा ए बराबर बी होता है, बी बराबर ए लिखो या ए बराबर बी लिखो, कैसे भी लिखो। तो मैंने क्यू आर स्क्वायर को यहां ही लिख रहने दिया, इसको यहां ले, तो जो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर आया ना, मैंने उसको क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 लिख दिया। आप कैसे भी लिखें, लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड में रखें, ऐसा मेरा मानना है। अब बच्चों क्यू आर की वैल्यू आएगी तो वो आएगी हमारी √25, जो कि कितनी आएगी, अप्रोक्स या फिक्स आ जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस आता है। बेटा साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, हर चीज का मैं बता रहा हूँ बिना कमेंट बॉक्स के। तो क्यू आर की क्या है वैल्यू है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब मेरे जैसा स्टूडेंट होता है, यदि सवाल एमसीक्यू में आता तो मैं इतना बड़ा थोड़ी करके आता, कौन टाइम वेस्ट करे बेटा, और भी क्वेश्चन थे मेरे सामने। तो मैं क्या करता, मुझे याद था, मेरे सर ने बताया था बेटा 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट होता है, ये एक ट्रिपलेट होता है, मेरे सर ने मुझे बताया था, लिखवाया भी था अभी टेबल में। तो यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, देखो आप, यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है और कोई भी एक साइड इनमें से है बेटा, कोई भी एक साइड कितनी है, 12 है, तो बेटा अगली साइड को करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा, अगली साइड ऑटोमेटिक 5 आएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। चलो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं डायरेक्ट यदि एमसीक्यू में सवाल आता तो इतना बड़ा नहीं करता, मैं यहां से वैल्यू चुला लेता और आंसर निकाल लेता। सवाल पढ़ते हैं। अब सवाल है बेटा 10p क्या है, p है तो p को हाईलाइट करेंगे। बेटा यही बात मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। 10p क्या है, 10 के लिए क्या रेशो होता है याद होना चाहिए बेटा, बताया था मैंने अभी आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते हैं पी बी पी एच एच बी। तो 10 के लिए रेशो मैंने याद कराया था कि ये फिक्स होता है बेटा p/b होगा। तो p क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, तो मैं लिख देता हूं बेटा QR है, ठीक है सर। पैर में बेस है, बेस क्या है बेटा, यदि इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस क्या हुआ, बेस बेटा ये हुआ, क्योंकि वो तो 90 के सामने हाइपो है, तो बेस हमारा क्या हुआ, PQ हुआ। माइनस में कॉट के लिए बात करते हैं बेटा, कॉट R पूछ रहा है। अब कई स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे और गलत हो जाएगा। इसका उल्टा नहीं करेंगे बेटा, ये P है तो जब उल्टा करोगे तो कॉट P होगा, लेकिन सवाल में कॉट P थोड़ी पूछा, सवाल तो पूछा कॉट R बताओ हमें, तो R को हाईलाइट करेंगे। आ रहा है ना समझ में, तो बेटा इस R को मैं हाईलाइट करूंगा। अब R क्या होगा, देखो ध्यान देना बेटा, कॉट क्या होता है, तो कॉट उल्टा होता है B/P, तो इसके सामने तो P तो ये होगा, लेकिन P तो लेना ही नहीं है मुझे, तो पहले B लेना है, तो B क्या होगा, B ये होगा। H की तो बात है ही नहीं इसके अंदर, 13 को तो भूल जाओ, बात है परपेंडिकुलर बेस है, बेस परपेंडिकुलर की, तो बेस पहले लिखेंगे, तो बेस कितना है बेटा QR, बहुत सुंदर, अपॉन में फिर क्या है बेटा PQ, क्योंकि पहले क्या आता है बेस और फिर आता है परपेंडिकुलर इसके सामने PQ। अब हमें साफ साफ पता लग रहा है बेटा QR PQ दोनों कट रहे हैं प्लस माइनस में, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं काट सकते, हम पहले वैल्यू जमा लेते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं बेटा, QR कितना है यहाँ, तो QR की जो वैल्यू है बेटा वो है 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितनी है, तो PQ की वैल्यू है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू जमानी है। तो ये भी 5/12 आया, और बच्चों ये भी माइनस में 5/12 आया। मेरा कहने का मतलब है प्लस माइनस करोगे तो कटेगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 0 आंसर। एनसीईआरटी का एक छोटा सा सवाल था, जितना भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसके रिगार्डिंग मैंने जो है एक छोटा सा एग्जांपल समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, ठीक है। सारे सवाल नहीं करा रहा मैं यहाँ, एनसीईआरटी का एक एक सवाल नहीं करा रहा, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार राइट डाउन करें फिर हम आगे चलते हैं। चलो विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का मेरा अर्थ यह है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जैसे आपके 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। टेबल बनाना सीख लेते हैं एक बार। मैं चाहता तो बनी बनाई भी लिख सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊं।
बेटा साइन थीटा। अब ध्यान देना, थीटा यदि कहीं भी डायग्राम में ना होना तो थीटा आपकी मर्जी, आप कहीं भी माने, लेकिन वो जब भी सवाल साइन थीटा का बोलेगा ना तो थीटा मेंशन करके ही देगा। ठीक है, आप ए बी सी के चक्कर में मत रहना। हो सकता है ए के नीचे एंगल में बना के थीटा लिख दे, तो वो अब ए को भूल जाओ, सारा काम थीटा के हिसाब से करना है। चलो साइन थीटा, बेटा ऊपर एंगल लिख देता हूं, ये 0 डिग्री है, ये बेटा 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। एग्जाम में जाओ तो उससे पहले इसको मेंशन कर लेना, बना लेना, जिससे समय वेस्ट ना हो। यहाँ साइन थीटा है बेटा, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ हमारे पास टेन थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ हमारा क्या है सेक थीटा है, और यहाँ हमारे पास कोसेक थीटा है। इसी ऑर्डर में याद करना है। एनसीईआरटी में उल्टा सीधा दिया रहता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो ये याद रखें आप, यहाँ मन से 0 लिख लें, यहाँ 1 लिख लें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, यहाँ 4 लिखें, और सब में 4 का भाग दे दें। सब में बेटा 4 का भाग दे दें। बनाने का टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज बता रहा हूं मैं। सब में 4 का भाग दे दें, सब में 4 का भाग दे दें। अब होगा क्या, रूट ले लें सबका, इसका भी रूट ले लें, इसका भी रूट ले लें, इसका भी रूट ले लें और इसका भी रूट ले लें। तो ध्यान देना बेटा, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे ना तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी। आएगी नहीं आएगी बेटा, 0 में 4 का 0 आएगा, 0 का रूट 0 होता है। मैं बोलूं ये कितना आएगा तो ऊपर का ऊपर तो 1 आएगा और नीचे 4 का जो रूट है बच्चों 2 आएगा। ऐसे ऊपर का ऊपर देखेंगे, देखो इसको काटेंगे, 2 से जब 4 को काटेंगे ना बेटा तो 1/2 बार, तो ऊपर का ऊपर तो 1 आएगा, और जो दो बार कटाना उसको रूट 2 हम लिख देंगे। अरे आई बात समझ में नहीं आई, देखो वापस समझाता हूँ। ये 2 से काटा, ये काटा, तो ऊपर का ऊपर जब ऐसा इस तरीके से यदि कोई वैल्यू है तो आप करेंगे क्या, ऊपर का ऊपर रूट 1 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे का नीचे रूट करेंगे तो रूट 2 आएगा। ये समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ऊपर का ऊपर रूट 3 है और नीचे 4 का रूट करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो ऐसे ये 4 से 4 पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1, और 1 का जो रूट करेंगे तो 1 आएगा। अब ध्यान देना बेटा, जो इवन वाली वैल्यूज है, जैसे इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, जो सेकंड नंबर पर आ रहा है, जो चौथे नंबर पर आ रहा है, जो छठे नंबर पर आ रहा है, ये सारी वैल्यू कैसी है, इवन वैल्यूज है। इवन वैल्यू में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, उल्टा लिख देना है। ठीक है, पीछे से, जैसे पीछे से लिखेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, रूट 3/2 आएगा, फिर क्या आएगा 1/√2 आएगा, फिर क्या आएगा 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। अब मैं पूछूं आपसे tan की वैल्यू बताओ, तो tan के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मेरे कहने का मतलब ये है, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। मतलब पहली वाली जो वैल्यू आई, दूसरी वाली जो वैल्यू है, दोनों को आपस में भाग दे दो। जब डिवाइड करेंगे तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 और 2, दूसरी चौथी मंजिल कटेगी आपस में तो 1/√3 आएगा। ऐसे ये पूरा ही कटेगा आपस में तो 1 आएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो √3/1 आएगा, तो उसको हम √3 लिख सकते हैं। और 1/0 आता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, समथिंग अपॉन 0, समथिंग मतलब कुछ भी हो लेकिन अपॉन में 0 है तो नॉट डिफाइन आ जाता है। ठीक है, अब वापस क्या आ गया बेटा, इवन नंबर आ गया तो क्या करेंगे, पीछे से, इवन को बोलते हैं हिंदी में सम संख्या, तो पीछे से इनफाइनाइट लिखा, √3 लिखा, 1 लिखा, 1/√3 लिखे, और ये मैंने क्या लिखा 0 लिखा। अब क्या करेंगे बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा की कहानी सुने, ये होता है बेटा 1/cos थीटा। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि नीचे से जो दूसरी वैल्यू है ऊपर से दूसरी वाली वैल्यू की उल्टी होती है। उल्टी मतलब 1 है, जैसे P/Q है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, Q/P हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 ही करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों 2/√3 आएगा। इसको बनाकर देखना बिना देखे, ऐसे √2/1 करेंगे तो √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 2 ही आएगा, और 0 का उल्टा क्या होगा बच्चों, डबल 0। 0 का उल्टा क्या होगा, डबल 0। मतलब ऐसे देखो, समथिंग अपॉन 0 था, आपने इसको नॉट डिफाइन बोला, अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो 0 अपॉन समथिंग बनेगा तो 0 बनेगा। ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 0 का उल्टा मतलब 0/1 था, 0/1 था तो 0/1 को उल्टा करा तो 1/0 बना तो नॉट डिफाइन बना। मतलब ट्रिक है, 0 है तो डबल 0 हो जाएगी। अब वापस इवन नंबर आ गया, उल्टा बना दो, पीछे से लिखेंगे बेटा इनफाइनाइट, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे √2, फिर लिखेंगे 2/√3 और फिर लिखेंगे 1। ये मेरी क्या हो गई बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गई। अब सवाल क्या होगा वो भी समझाता हूँ। सवाल के अंदर क्या होगा बच्चों, कुछ सेलेक्टेड वैल्यू आपसे जान लेगा वो। जैसे पूछ लेगा tan 30 का मान कितना होता है, तो tan देखो और 30 डिग्री देखो, तो tan यहाँ से चलो 30 डिग्री यहाँ से लेके चलो तो tan 30 का मान होगा 1/√3। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों cot 45 का मान बताओ, तो cot यहाँ से चलो
45 यहां से चलो, और बीच में जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर दो, मतलब 1 जो वैल्यू है वो cot 45 की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर मैं एक सवाल छोटा सा ले लेता हूँ, एनसीईआरटी का सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट भी मेरी तरफ से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे केवल आइडेंटिटीज की, ठीक है। अब वो आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। एक बार आप इतना राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। इनको अपने आप से बिना देखे भी बनाना, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, एक एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन लिया है। जो मैंने अभी तक आपको टेबल पढ़ाई थी ना, 0, 30, 45, 60, 90, वो टेबल आपको एक अपने पास रखनी है, और मैं अब वैल्यू निकाल निकाल के डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan 45 कितना होता है। टेबल से देखेंगे आप तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, और इसका लग रहा है स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं आप, या साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार लिखे हैं आप, या आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें। बेटा सारी बातें सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ध्यान दें, साइन थीटा स्क्वायर ये गलत वैल्यू है। साइन थीटा स्क्वायर गलत है, ठीक है। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, एंगल का स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता। आप साइन स्क्वायर थीटा लिखें, जैसे मेरे को यहाँ दिया होता tan स्क्वायर 45। समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ यदि tan स्क्वायर 45 है ना, तो बेटा इसका मतलब ये है कि tan 45 2 बार है, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ, सर ने समझाया था हमें, ठीक है सर। अब ये वाली वैल्यू भी 1 है और ये वाली भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूँ आप इसको। या आप लिखें tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 क्या होगा 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। कैसे भी कर लें, चलो आइए। बेटा cos 30 क्या होता है, तो cos 30 आपको पता होना चाहिए √3/2। बेटा मुझे याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 होता है बेटा √3/2, इसका स्क्वायर। अब करना क्या जान दो बेटा, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास जरूर इसके अंदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों बोर्ड मास का। तो ये 2 तो आया, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। इसका जब अपन a/b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, तो a/b का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, ऊपर का ऊपर स्क्वायर होगा और नीचे का नीचे स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब ऊपर का जब ऊपर स्क्वायर कहेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3। ये भी पढ़ा होगा, और ऐसे ही बोर्ड में सारी बात लिख कर आनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आती है सारी चीजें। तो √a जैसे a होता है ना, ऐसे √3 लिखेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे बेटा ये भी 3/4 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, प्लस और ये माइनस कटेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। इस जो रिजल्ट आता है ऐसा आंसर, उसको हाईलाइट करके जरूर आए एग्जाम में, तो ये हमारा आंसर है। तो मैंने आपको जो समझाया वो ये समझाया, जो टेबल आपने बनाई थी बच्चों, वो टेबल कैसे यूज करनी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब करना क्या है, एक सवाल हम एनसीईआरटी का और ले लेते हैं, उसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एनसीईआरटी का सवाल और ले लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। सवाल कहना चाह रहा है a और b की वैल्यू बता दो। शर्त यह भी है कि a का जो एंगल होगा वो b के एंगल से बड़ा होना चाहिए। लिखा हुआ है, देखो मैं नहीं बोल रहा, मन से लिखा है उसने। दूसरी बात, जो 2 एंगल आप निकाल रहे हैं और भी मान लो कुछ भी एंगल आप निकाले बेटा, उनका सम जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। चलो हम निकाल के देखते हैं हमारे पास a और b क्या निकलेगा। तो देखो बच्चों करना क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करना। 2 एंगल बच्चों जब आपस में बराबर होते हैं, जो 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन a और साइन b बराबर है ना, तो अंडरस्टूड होता है कि a बराबर b होता है। ध्यान देना, यहां काटना नहीं है आपको, साइन से साइन नहीं काटना है, a बराबर b होता है। क्यों होता है, मैं बिल्कुल कतई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं छोटी क्लास है, छोटी क्लासों के हिसाब से चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हाई लेवल की बातें बता ही नहीं रहा आपको, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि यहाँ काट के नहीं आना, साइन से। कई बच्चे एस से एस, आई से आई, एन से एन, ऐसे डिजाइन से चित्रकारी करके आ जाता है, जो कि गलत है। बस ध्यान रखना a बराबर b होता है। चलो आइए, तो मेरा सवाल ये है बच्चों, यदि मेरे पास tan a प्लस b है, तो √3, मुझे यदि tan से tan को हटाना है तो tan में पता होना चाहिए। अब की बार उल्टा सिस्टम है, पहले क्या था, पहले तो आपको एंगल दे दिया गया था और आपको वैल्यू ढूंढ लेती है। अब आपको वैल्यू दे दी, एंगल ढूंढना है, इसलिए मैंने दूसरा सवाल कराया। तो बच्चों √3 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे याद है बच्चों 60 डिग्री की होती है, आपको भी याद होनी चाहिए। अब कंपेयरिंग करेंगे तो tan से tan हटेगा, तो यहाँ से a प्लस b की जो वैल्यू है वो निकलेगी 60 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन बच्चों 3 हो गई, 2 तो मैंने पहले ही मान ली थी, ये तीसरी आ गई। चलो इधर देखते हैं, tan a माइनस बी है। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे पता है बच्चों ये tan में 30 की वैल्यू होती है।
हो सकता है, जरूरी नहीं है 10 वाले सवाल आए एग्जाम, हो सकता है आपके साइन वाला आ जाए। तो साइन यदि इधर है तो साइन में ढूंढनी है वैल्यू, जिससे हम कंपेयरिंग करके हटा सकते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, तो ये आई बच्चों 30 डिग्री, और ये हो गई फॉर्म। अब जैसे आपने नहीं पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ऐसे हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब जो बच्चे समझदार हैं वो तो b से b काटें, जो मेरी तरफ बिल्कुल मैथ से डर लगता है जिनको, वो ऐसे बच्चे क्या करें बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करें जिससे b कटेगा और दोनों को माइनस करें तो a कटेगा। लेकिन मैं समझदार बच्चे हैं, डैड काट देता हूँ। तो a और a कितना आएगा बच्चों, 2a, इधर 60 30 कितना होगा ऐड करने पर 90। तो जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा 90/2 होगा, जो कि कितना बनेगा 45। ठीक है सर। अब a की वैल्यू यदि 45 आ गई तो उठा के कोई भी इक्वेशन रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो जब a की वैल्यू, मेरे पास इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जरूरी नहीं है आप इसमें ही रखो, आप इसमें भी रख सकते हो, आप इसमें भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आप, बस आपको पता होना चाहिए a का मान 45 डिग्री जमाना है। तो a का मान यदि 45 है तो बच्चों b का मान कितना निकलेगा, तो b का मान निकलेगा बच्चों 15 डिग्री। कितना, 60 माइनस 45 होगा तो b की वैल्यू 15 डिग्री। देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई। तो उसने बोला a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो आप देखें बच्चों a का मान क्या b से बड़ा है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बड़ा है। दूसरी बात, उन दोनों का सम करके देखते हैं, सम करेंगे बच्चों 45 और 15 तो 60 आएगा। तो उसने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, हो सकता है 90 के बराबर भी हो जाए, लेकिन 90 के बराबर नहीं हो तो कोई बात नहीं, 90 से छोटा तो है ना, बिल्कुल सही है। तो सवाल हमारा यही था कि हमें a और b का मान बताना था। तो बच्चों ये फाइनल आंसर को मैं यहाँ बॉक्स में बंद करके लिख देता हूँ, a का मान होगा बच्चों 60 और b का मान होगा 30। एनसीईआरटी का सवाल था, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब हम आपसे बात करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3। और हाँ, यदि लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, यदि लेक्चर समझ में आते हैं तो अपने जो दोस्त हैं, अपने जो क्लासमेट्स हैं बच्चों, अपने जो यारी दोस्ती वाले जो हैं बच्चे, उनको सबको शेयर कर डालें आप, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उनको भी शेयर करें, और आपको यदि कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और यदि लेक्चर भी समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जिससे मुझे पता लगे। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, जो हमारा होगा आइडेंटिटी पे बेस। देखो विद्यार्थियों एक बात और देखें आप, यहाँ b का मान मैंने 15 लिखा है, a का मान 45 है, तो यहाँ दोनों वैल्यू जो है मैंने गलत लिख दी थी। आप एक बार फिर से देखें इसको, a का मान मेरा 45 आया है और b का मान मेरा 15 आया है। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। ये आंसर सही कर लेना ना। अब उतारें आप। अब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, और अब होंगे बच्चों धूम धड़ाका, बहुत शानदार वाला। इसमें आइडेंटिटी आपको रटनी होगी, मैं पहले बता रहा हूं, कोई याद करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, रटो और आगे समझो और आगे बढ़ोगा, सीधी सी बात है। आप कहेंगे सर कैसे बनी, क्यों बनी, मैं बिल्कुल समझा दूंगा एक दो आइडेंटिटी का, लेकिन आपको याद करनी ही पड़ेगी, बार बार बोल रहा हूं। चलो आइए आइडेंटिटी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो पहली आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, सर्वसमीकरण बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप कहेंगे सर थीटा थीटा, बिल्कुल थीटा थीटा बेटा, यदि बीटा बीटा होगा तो क्या होगा, तो भी 1 होगा, अल्फा बीटा होगा तो 1, अब नहीं 1। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल सेम होना जरूरी है। यहां भी अंबानी की संपत्ति है, यहां भी अंबानी की संपत्ति है, तो ही 1 होगी। अदरवाइज यहां नहीं है कि भाई मेरी संपत्ति लगा दी और यहां अंबानी की लगा दी तो 1 नहीं होगी। दोनों सेम होना कंपलसरी है। ठीक है सर। यदि मैं पूछ बैठू बच्चों यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बेटा ध्यान देना, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्यों बनी मैं समझा दूंगा, लेकिन विश्वास माने आप, इनको याद करें तो ज्यादा बेटर है। बेटा साइन थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में वैल्यू आएगी, और रूट में जब उधर जाता है तो बच्चों प्लस माइनस आता है। क्यों आता है, कई बार बता चुका मैं आपको। ये स्क्वायर है, स्क्वायर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट मिलेंगे तो मैक्सिमम 2 मिलेंगे। ठीक है, ध्यान देना ये, तो इसलिए यहां पर साइन थीटा की वैल्यू भी आएगी। अब बात करेंगे बच्चों हम कॉस के लिए। यदि मैं पूछूं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं पूछूं आपसे कॉस थीटा क्या होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा, प्लस माइनस में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर। तो बच्चों ये आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी मेरी तरफ से कंप्लीट हुई। कौन सी आइडेंटिटी है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है। क्यों होता है, चलो समझ लेते हैं यार। बेटा साइन थीटा क्या होता है मुझे बताओ, तो आप कहेंगे सर आपने अभी पढ़ाया था साइन थीटा होता है पी बाई एच, बताया था ना आपको, याद हो तो। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं आपसे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। अब ध्यान देना,
मैं ये वाली वैल्यू इधर एलएचएस के साइड रख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर में हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, एच स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप सभी ने पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? आप कहेंगे हाँ सर अभी तो पढ़ाया था आपने। और बेटा एच स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, तो कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये आइडेंटिटी का प्रूफ है कि भैया ये आइडेंटिटी में आपने वैल्यू जमाई तो वन क्यों बनी, ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। चलो आइए अब हम बात करेंगे सेकंड आइडेंटिटी की। सेकंड आइडेंटिटी हमारी यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो इक्वल में क्या बन जाता है बच्चों, वन हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछ बैठूं यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कहा मुझे तो सेक थीटा चाहिए केवल, तो बच्चों प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही बात है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। चलो आइए थोड़ा सा इसको अब मैं रफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा उम्मीद करता हूं मैं आपको। चलो आइए अब बच्चों मैं यहाँ पर अब समझना, इसमें भी थोड़ा सा बच्चों क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है, ध्यान देना। यदि मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा क्या होगा, यदि मैं ऐसे टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो ध्यान देना बेटा, स्टार लगा देना, इसको इस जगह एरो लगा देना, हर बच्चा फंसेगा यहाँ, हर बच्चा फंसेगा यहाँ, ध्यान देना। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को तो हम उधर भेज देंगे जिससे प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वन को हम इधर भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। सब में देखो वन माइनस, 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 सब में देखो वन प्लस, सब में देखो वन प्लस, लेकिन इसमें देखो लास्ट में माइनस वन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पहले। और यदि मैं पूछूं बच्चों टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत सुंदर बच्चों, कितनी आइडेंटिटी हो गई, हमारी आइडेंटिटी हो गई बच्चों दो, और वैसे कितनी हो गई काउंट करते रहना आप। चलो तीसरी पे चलते हैं मेन। नेक्स्ट है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये होगा बच्चों वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं पूछूं यहां से कोसेक थीटा क्या होगा, तो ये होगा हमारा प्लस माइनस रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो किसी में वन माइनस है, किसी में वन प्लस है, लेकिन जैसे अपवाद यहां है ऐसा ही एक अपवाद यहां भी छुपा हुआ है, क्योंकि भाई तो उसी का ही है ना भैया, टेन है तो भाई क्या है, कॉट का है, तो वो भी तो स्टैंड मारेगा अपना। देखो तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बच्चों इसको उठा के उधर भेजेंगे पूरे को तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यदि मुझे यहां से कॉट थीटा निकालना है तो ये होगा प्लस माइनस रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो मेरे कहने का मतलब है एक तो ये वाली आइडेंटिटी और एक बच्चों ये वाली आइडेंटिटी, इनको तो कच्चा चबा जाना, मेरे कहने का मतलब है इनको तो ढंग से याद कर जाना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, और भी आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है, नाराज का होते हैं और करवा देते हैं। ध्यान देना भाई, साइन थीटा जो होता है, ये छोटी छोटी आइडेंटिटी है, नीचे लिख देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक होता है। यदि मैं पूछूं कॉसेक थीटा क्या होता है, ध्यान देना यहां से अब नया टाइप है, मतलब नया टाइप मतलब आइडेंटिटी ऊपर वाली तो याद होनी चाहिए, नीचे कुछ अलग चल रहा है। साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक होता है। यदि मैं पूछूं कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बच्चों इधर जाके मतलब ये वाली वैल्यू इधर चल जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। चलो साइन हो गया कंप्लीट। चलो अब चलते हैं कॉस पे। कॉस क्या होगा बेटा, वन अपॉन सेक थीटा। अब होगा क्या, सेक तो इधर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। ये भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, टेन के ऊपर। यहाँ पे देखते चलना, जगह कम है मेरे पास। टेन थीटा क्या होगा, वन अपॉन कॉट थीटा। साथ में टेन का ये भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। सही है बात, चलो ठीक है। यदि बच्चों मुझे यहाँ से कॉट निकालना हो तो कॉट के लिए कॉट इधर भेजूंगा तो टेन नीचे हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टेन थीटा। और आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जब भी सवाल आएंगे ना, मैं दो सवाल आपको करा देता हूं आइडेंटिटी पे बेस, उसके बाद मेरा ये लेक्चर 100% कंप्लीट हो जाएगा। सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, पहले करो बार 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 बार, रटनी है रटनी है रटनी है। लिख भी देता हूं बच्चों, मैं तुझे रटूंगा, इनका कोई उपचार नहीं है।
टीचर कह देता है नहीं रटो मत बेटा, कुछ चीज ऐसी होती है जिनको रटनी पड़ती है, और रटना एक, मुझे भी पता रटना एक थोड़ा अजीब वर्ड है, तो आप याद कर लो, बात तो सही ना। चलो अब हम बात करेंगे, एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ आइडेंटिटी पे बेस, उसके बाद हम आपको अलविदा करते हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सुपड़ा सॉल्व करेंगे फिर हम। चलो आइए उतारें, फिर आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक सवाल लिया है मैंने, और ये सवाल हमारा एनसीईआरटी का सवाल है, जो आइडेंटिटी हमने समझाई है उस आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस साइड लेंगे और सोचेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है बच्चों ए स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर मत लगाना, पहले भी मैंने समझाया था आपको, प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab। चलो इधर चलते हैं, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, आप कहेंगे हाँ सर सही है। अब बेटा ध्यान देना, कुछ आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। एक तो मैं कॉसेक को, क्योंकि कॉसेक मेरे पास आरएचएस में कहीं भी नहीं है, कॉसेक कहीं भी नहीं है, टेन और कॉट है, इसलिए मैं कॉसेक को बदल के क्या लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखता हूं। अब आप कैसे लिखिए बेटा, ये मैंने आपको समझाया। मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं आपसे कि सेक स्क्वायर ए को भी बदलना है मुझे, तो मैं इसको भी बदल के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देता हूं। ठीक है, और क्या क्या यूज करूंगा, देखो साइन ए बच्चों, साइन ए को यदि मैं कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो भी ये कट के 1 आएगा। अभी समझाया था ना मैंने, याद हो तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं, तो साइन से साइन कटेगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इस सवाल में कॉस ए और सेक ए का कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं सिलेक्टेड सवाल उठा रहा हूं। चलो ठीक है, अब उठा के बच्चों वैल्यू घुमाओ। अब ध्यान देना, एक आइडेंटिटी और लिख देता हूं यहाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। देखो कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, लाने 7 है, कैसे बनेंगे 5 7, देखो अब क्या दो देखना बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दू क्या, आप कहेंगे हाँ सर लिख दो। इस कॉसेक स्क्वायर ए को बदल के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो क्या, लिख दो सर। प्लस में 2 है, ये मल्टीप्लाई 1 लिख दू क्या, आप कहेंगे हाँ सर अभी आपने समझा दिया। ये मैंने यहां से हटाई दिया, और बच्चों सेक स्क्वायर ए को भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दू क्या, आइडेंटिटी लिखवा दी मैंने आपको, और बच्चों ये भी हमने इसको 1 बता दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं, हमें लाना है 7, 2 2 कितने हुए बच्चों 4 5 6 और 7 हुए ना 7, ठीक है सर। बचा क्या क्या, टेन स्क्वायर बचा और कॉट स्क्वायर बचा, टेन स्क्वायर बचा बच्चों और क्या बचा, कॉट स्क्वायर। चेक करो आरएचएस में आ रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, तो बच्चों यही हमारा क्या है। उतारो, एक सवाल और कराता हूं, मैं सभी एनसीईआरटी के सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। विद्यार्थियों अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी का एक सवाल और, फिर मेरा ये सवाल कंप्लीट है, इसके बाद फिर मुझे एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस उसके बाद हम विदा बोलेंगे आपसे। देखो यार बच्चों, सवाल ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है टेन थीटा। देखो कैसे करें। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, साइन थीटा कॉमन लेना है। यदि आप यहां से एलएचएस वाली साइड उठाएंगे, यदि आप यहां से एलएचएस वाली साइड उठाएंगे तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अपॉन में यदि मैं यहां से कॉमन लूंगा कॉस थीटा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में बात आ गई हो। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है बच्चों 1। तो यहां जहां 1 लिखा हुआ है, ध्यान देना बेटा, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 की जगह मैं आइडेंटिटी रख रहा हूं। तो साइन थीटा तो बाहर है ही, यहां मैं आइडेंटिटी रखूंगा तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। आगे चल रहा है बेटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अपॉन में कॉस थीटा है, बिल्कुल है सर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना एक बात, यदि 1 है बच्चों जब तो बात सही है, लेकिन माइनस 1 है तो होगा क्या, ये भी साइन चेंज होगा, ये भी साइन चेंज होगा। कैसे होगा, देखो माइनस तो आई, अब आप 1 की वैल्यू रखेंगे ना, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो आप भी बच्चों क्लास 9th तो पास हैं सारे बच्चे, इसलिए ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है साइन अंदर जाएगा ना तो साइन चेंज होगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगले स्टेप एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, आप ध्यान दो। चलो मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में बच्चों कॉस थीटा है, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अंदर जाएगा तो ये होगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ध्यान देना बच्चों, ये तो है साइन थीटा, ये तो है साइन थीटा। अब ध्यान देना, एक साइन और ये माइनस, मैं आपसे पूछ बैठू बच्चों 1 माइनस 2 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर -1 होगा। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ एक साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 साइन, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 साइन बचेगा। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देता हूं और ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस का। सही है? आप कहेंगे हाँ सर। नीचे क्या है बच्चों, कॉस थीटा। अब ध्यान देना भैया, यहां 2 कॉस स्क्वायर, यहां 1 कॉस स्क्वायर, तो बेटा 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, तो ये बनेगा सर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बच रहा है बच्चों अकेला माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर देखो बच्चों, क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा, सेम है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। सेम है तो क्या बना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और मैंने आइडेंटिटी जब बहुत सारी लिखवाई तो बच्चों आपको कहा था याद कर लेना, तो आपने याद कर भी ली होगी। अभी कहां से कर ली सर, आज ही तो पढ़ाया आपने, बिल्कुल याद कर लेना। तो बच्चों टेन थीटा आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो, तो सवाल मेरा ये था कि मुझे एलएचएस से आरएचएस लाना था, तो वो सवाल मैंने कराया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलें। हेलो बच्चों, अब आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है वो है बच्चों, ये पीछे जो लिखी हुई है टेबल है। सवाल कैसे आएगा, सवाल समझ लें आप एक बार, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं हट जाऊंगा थोड़ी देर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद करने का प्रयास करें। सवाल क्या होगा, सवाल ऐसा होगा, सवाल बोलेगा साइन थीटा जो है ना, इसको बच्चों जो और सभी वैल्यू है ना उसमें चेंज करो। ठीक है? या फिर आज सवाल समझें, सवाल कैसे आएगा। सवाल आएगा जैसे साइन थीटा है, इसको बोल देगा कि इसके जो जो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें चेंज करो। जैसे कॉस थीटा है, ठीक है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, इसमें चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे आपको ये चीज समझनी है आज। जैसे साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस को साइन में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाएं। पूछे टेन को भी साइन में बदलो तो ये लगाओ। समझ में आ रहा है सवाल कैसे आएगा। पूछा जाएगा कॉट को साइन में बदलो तो ये लगाएं, सेक को साइन में बदलो तो ऐसे सवाल आएंगे। जैसे सवाल बोल दिया जाएगा कि आप साइन थीटा को, या फिर साइन थीटा छोड़ो, आप कॉस थीटा को किस में बदल दो, टेन में बदल के बताओ। तो कॉस थीटा को टेन में बदलो भैया, ये कॉस थीटा है, टेन थीटा में बदलना है, तो ये वाला फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? एक बार वापस देखो, मेरा सवाल ये था कि साइन थीटा या फिर सेक थीटा लेता, सेक थीटा को आप कोसेक थीटा में बदलो, तो सेक थीटा यहां से लो, कोसेक थीटा वहां से लो। सवाल आया आपकी बार कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदलो, तो कोसेक थीटा यहां से और सेक थीटा बदल दिया ना, कोसेक थीटा को सेक थीटा में, ऐसे। तो सवाल ऐसे ही आएंगे, ये सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में, और सवाल 100% सवाल एग्जाम में आता ही आता है बच्चों यहाँ से। तो आपको बहुत शार्प तरीके से इनको पता होना चाहिए। यदि ये टेबल आपको याद हो जाती है, वैसे याद करनी नहीं होती, इनका सबका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे साइन की टेबल मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, देखो साइन थीटा को साइन तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया सर। कॉस थीटा के लिए आइडेंटिटी होती है, याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से यदि मैं कॉस थीटा निकालू तो उधर जाएगा, तो रूट में क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बदल गया ना। टेन क्या था, टेन था साइन बटे कॉस, तो ऊपर तो मैंने साइन तो साइन लिखा ही, और नीचे ये वाली वैल्यू आ गया। अब कॉट मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर के 3 वैल्यू आ जाए तो नीचे के 3 वैल्यू में दिक्कत नहीं है, उल्टा करते जाओ। तो कॉट के लिए टेन को उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया। फिर आपके पास सेक आया तो इसको उल्टा कर दो, तो इसके नीचे 1 था अपॉन में, तो उल्टा करके 1 अपॉन में आ गया। और कोसेक थीटा क्या था बच्चों, साइन थीटा था, या साइन थीटा अपॉन 1 कर, ये सेम है जो मैंने डैश छोड़े ना, साइन का साइन ही है, तो साइन थीटा अपॉन 1 था तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। तो ये टेबल आ गई, ऐसे बनेगी ये टेबल। तो सवाल समझ में आ गया होगा कैसे आएगा। टेन थीटा को बोला जाएगा, टेन थीटा को साइन के रूप में बदलो, तो टेन थीटा को यहां से लो और साइन थीटा को यहां से लो, तो ये बदल गया रूप। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको ये लेक्चर बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 100% कंप्लीट हुई। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, से भगवान आप सभी का भला करें। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो,
तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि लेक्चर समझ में आए तो विद्यार्थियों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि और विद्यार्थियों के साथ भी इनको शेयर करें। और यदि कहीं दिक्कत आई कोई कैलकुलेशन में या कोई क्वेश्चन तुम्हें कम समझ में आया तो मैं चाहे शॉर्ट्स के रूप में उसको डाल दूंगा, लेकिन आप मुझे जरूर अवगत करें।